मैं एक FIR को 5 दफा पढ़ता हूं। कितनी दफा? 3 दफा पढ़ता हूं, चौथी दफा आंखें बंद करके सोचता हूं, 5वीं दफा भी आंखें बंद करके सोचता हूं। तो जब 5वीं दफा मैं सोचता हूं तो फिर मैं सोचता हूं FIR बदल गई या मैं बदल गया। मुझे पहली रीड में तो नजर नहीं आया, ये चीज दूसरी में भी नहीं आई, तीसरी में भी नहीं आई, चौथी में भी नहीं आई। बहुत सारी चीजें जो समझ आ रही हैं वो मुद्दई का केस है। बहुत सारी चीजें जो समझ नहीं आ रही वो क्रॉस एग्जामिनेशन, जो समझ नहीं आ रही मगर क्रॉस एग्जामिनेशन तो बाद में है ना। फॉर द टाइम बीइंग आपकी फर्दर इंक्वायरी है, इसकी समझ नहीं आ रही इस बात की। ये मिसिंग लिंक्स हैं। मैंने अपने उस्ताद मरहूम ख्वाजा सुल्तान साहब से सीखा था कि वकुए को इमेजिन करो, a lot will fall in place and a lot will not make sense to you. What will not make sense to you is your case. Is further inquiry. तो FIR को बार बार पढ़ें, हम शुरू हो जाते हैं। FIR नंबर क्या है? अच्छा, थाना कौन सा? रुक जाओ, इस थाने की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनती भी है या नहीं बनती? आगे जाओ, डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस ये है। विंटर्स हैं, समर्स हैं, सपहर है, दोपहर है, कब का टाइम है, तारीख वक्त रिपोर्ट क्या है। वो वक्त रिपोर्ट नहीं होती जो FIR के ऊपर लिखी होती है, वो दरखास्त के नीचे लिखी होती है। When was the matter informed? When was police informed? When law was set into motion? The time of reporting is not necessarily the time appearing on the first information report. It could be earlier. So date and time of occurrence, date and time of report is very important. Who's the complainant? What is his relationship with the rest of the witnesses? What is the relationship with the aggrieved? What is his relationship with the injured? What is his relationship with the deceased? Why has he set the law into motion? Is he really aggrieved? Does he have locus standi? Is he a blood relative? किस किस्म का केस है? ब्लैस्फेमी का केस है, फ्रॉड का केस है, फोर्जरी का केस है, थेफ्ट का केस है, कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी है, मर्डर है, 337 का केस है। कैसा केस है? मैं मुद्दई पर रुकता हूं, मुद्दई कौन है, क्यों है, और रूल बन गया मुद्दई को पार्टी जरूर बनाओगे बेल में। the first informant would be always be a necessary party in your bail application along with the state. उससे मैं नीचे आऊंगा कॉलम नंबर 3 में ऑफेंसेस, रुका रहूंगा वहां, पहले पढ़ लूंगा जुर्म क्या है, इनमें से बेलेबल कौन से हैं, नॉन बेलेबल कौन से, प्रोहिबिटरी क्लॉज में कौन से फॉल करते हैं, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में। 30% बेल तो वहीं पर डिसाइड हो जाएगी। कॉलम नंबर 3 पर क्या जुर्म लगे, 420 है, 468 है, 471 है, अच्छा ठीक है, 489F है, प्री मुश्किल है, पोस्ट हो जाएगी। 489F के साथ 420 भी लगाया है, वो कैसे लग गया? लग सकता था, नहीं लग सकता था। 302 है, 324 है, 148 है, 149 है, 109 है, 109 लगी है, 201 लगी है। समझ आ गई मुझे, नीचे जाने से पहले बड़े इत्मीनान से झूठी FIR बनाई हुई है, सब कुछ ही बीच में लिखा हुआ है। कई बेले मैंने इस पॉइंट पे करा ली हैं कि मुद्दई ने अपनी नरेशन में नीचे लिखा हुआ है कि ये दुरुस्त तौर पर इसके ऊपर इन जुर्मों का इतलाक होता है। तुम क्यों बता रहे हो कि जुर्म क्या लगते हैं? यू जस्ट गिव द नरेशन, हु आर यू टू टेल व्हाट आर द ऑफेंसेस? सच अ प्रोफेशनल ड्राफ्ट, आई थिंक यू नेवर रोट इट।
A lawyer has provided you this draft who has also mentioned, और पुलिस जैसे कहते हैं ना मनोवान बयान मनोवान जुर्म ला देंदी है, क्योंकि मुद्दई कह रहा ना ये जुर्म है तो यही बनते हैं नो। सो आप जुर्मों पे आपका रुकना और उन जुर्मों को पढ़ना और उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है कि आई एम गोइंग टू टेक अ पॉज एंड आई एम गोइंग टू सी व्हाट दीज ऑफेंसेस आर। 468 लगती भी है या नहीं लगती, 471 अट्रैक्ट भी होता है या नहीं, रूट कैसे बनना है बेल का। हो सकता है एक जुर्म मेरे ऊपर लगता ही ना हो और एक की फर्दर इंक्वायरी हो, मैं इस बात पर जुर्म, इसकी मैक्सिमम सजा क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है। इफ इट्स मैक्सिमम 3 years सेंटेंस तो ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में भी फॉल नहीं कर रहा, ये बेलेबल जुर्म बनता है, मुझे एज ऑफ राइट बेल मिल जाएगी। सो जुर्मों पे काफी देर आपका रुकना बनता है। फिर आप नीचे नरेशन पढ़ते हैं तो अपनी पेंसिल पकड़ लेते हैं और उस नरेशन में से आपको डेंट्स, फ्लॉज, लकूनास, शॉर्टकमिंग्स, डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स इन दी प्रोसिक्यूशन केस आप आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। पहली रीड पर, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी पर।